Anurag Pathak, the writer of the best-selling novel 12th Fail. This week's episode is a very special one. You have seen the heartwarming story of IPS Manoj Kumar Sharma on the big screen, a story brought to life by the best-selling book of Anurag Pathak. But today, we're diving deeper with the man himself, the man who inspired the character of Pritam Pandey. We uncover his story from writing books to seeing his story shine on the silver screen. Discover the challenges he faced, the friendships that inspired him, and the creative process that turned his experience into a bestseller. This episode is packed with inspiration, learnings, and behind the scenes stories that you won't hear anywhere else. Welcome to the podcast. थैंक यू सर स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पॉडकास्ट ना काफ़ी अलग है. ये वाला पॉडकास्ट में हम फोकस करेंगे आपकी जर्नी के ऊपर कि आप यहाँ तक आए कैसे, और काफ़ी कुछ आपने अलॉन्ग द वे सीखा भी होगा जी. तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यूपीएससी का कीड़ा कब काटा, क्यों काटा, कैसे काटा? मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में है. जब मैं 10th में था, हाँ, तो जैसा कि अक्सर होता है कि लोग मैथ्स लेते हैं, गणित लेते हैं 10th के बाद 11th में. पर अक्सर बच्चों को मैथ्स उतना अच्छा लगता नहीं, कठिन लगता है. हाँ, वैसी ही तो वैसी स्थिति मेरी थी कि मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आती थी. तो अब मैथ्स नहीं तो मेरी रुचि हिंदी में थी, कुछ साहित्य में थी, या मेरे जो कुछ सीनियर थे या गुरुजी थे वो कवि थे. एक मेरे पड़ोस में एक कवि रहते थे. हाँ. उनका नाम जगदीश तोमर था. अभी ग्वालियर में ही हैं अभी वो ग्वालियर के एक अच्छे कवि माने जाते थे. तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित होता था. हाँ. उनके पास जाना, उनसे चर्चा करना, कविताओं पर, समाज पर, लोगों पर, तो ये बातचीत होती रहती थी. तो मुझे लगा कि ये जो क्षेत्र है पढ़ाई का, जिसमें साहित्य होगा, जिसमें कहानियाँ होंगी, जिसमें कविताएं होंगी, वो मुझे अच्छा लगने लगा. हाँ. और मैथ्स में इवन देन मेरे 10th में मेरा फर्स्ट क्लास था और मैथ्स में भी अच्छे नंबर थे. उसके बाद भी मैंने घर में कहा कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं आर्ट पढ़ना चाहता हूँ 11th में. तो पिताजी ने थोड़ा सा झिझकने के बाद उसकी अनुमति दे दी, ठीक है तुम कर लो, आर्ट कर लो. हाँ. और उसके बाद फिर मैंने बीए किया, और बीए करने के बाद जैसा कि होता ही है कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोगों ने कोशिश की. शुरुआत में असफलताएं मिली, और फिर उसके बाद यूपीएससी का मैंने एक इंटरव्यू दिया, मेंस दिए. यूपीएससी में फाइनली न होने के पश्चात मेरा मध्य प्रदेश पीएससी में 2005 में की परीक्षा थी, 2007 में सिलेक्शन हुआ एज ए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में. हाँ. तो वो एक पूरी प्रोसेस या पूरी तैयारी मेरी बड़ी लंबी रही. और हम जब 12th फेल की बात करते हैं तो वो उसमें पूरी दिखती भी है किस तरह से तैयारी हुई और क्या हुआ. हाँ. बट सर जो ये तैयारी वाला फेज होता है, इसमें अपार्ट फ्रॉम द एंड गोल आप सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है. तो आपके उसमें क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, ये जो जर्नी थी? क्योंकि बहुत कठिन कंपटीशन है और लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं और सिलेक्शन सैकड़ों में ही होता है. हाँ. 500, 600, 800 लोगों का सिलेक्शन होता है. असफलताएं भी मिलती हैं, और जब असफलताएं मिलती हैं तो हम लोग अधिक सीखते हैं. असफलता में हम किस तरह से उस असफलता को सहते हैं और किस तरह से उस असफलता को ओवरकम करते हैं. दोनों बातें हमको साथ साथ करनी होती हैं. कई लोग असफलता से टूट जाते हैं कि अब मैं असफल हो गया, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तो मुझे आगे तैयारी नहीं करनी है, मैं कुछ और करूँगा. हाँ. लेकिन मैं अक्सर यही चीज़ महसूस करता था कि करना यही है. अगर असफलता मिलती है तो कुछ कविताएं, जो बड़ी हिंदी के बहुत बड़े कुछ कवि हैं जिनकी कविताएं हमको ताकत देती हैं, उनमें से एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. हाँ. उनकी कविता एक राम की शक्ति पूजा. तो अक्सर जब लगता था कि यार सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फेल हो गया, समस्या आ रही है, तो मैं राम की शक्ति पूजा का वाचन करता था. हाँ. हाँ. उसमें कुछ पंक्तियाँ आती हैं. शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, जब तक सिद्धि न हो छोड़ दो रण रघुनंदन. मतलब इसका मतलब अगर आप अनुवाद इसका अनुवाद सरल है कि अगर आप कहीं पराजित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कमजोरी है, आपकी रणनीति गलत है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है.
हाँ। और अक्सर जो आपको असफलता किसी कंपटीशन में मिलती है वो आपकी लगन तो ठीक है, एक विषय हो सकता है कि आप लगन कम है, आप पढ़ नहीं रहे, समय नहीं दे रहे, वो तो होता है। और रणनीति आपकी पढ़ाई की जो तैयारी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तीनों के तरीके पढ़ाई के अलग अलग हैं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बड़े बड़े प्रश्न नहीं पढ़ सकते। हाँ। आपको बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने पड़ते हैं। तो वो कर रहे हैं क्या? और जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिख के आंसर देख रहे हैं क्या? पता चलता है कि अक्सर लोग किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ के उनको लगता है मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, पर उस किताब को पढ़ने से जो प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, प्रीलिम्स में ही पूछते हैं, वो नहीं आप कर पाते। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बहुत अधिक करने चाहिए, वो रणनीति है। मेंस जब होता है तो आपको प्रश्न लिखने चाहिए 3 घंटे में, आपको मॉक टेस्ट बहुत अधिक देने चाहिए। तो मैं जब अपनी बात करता हूँ ना, तो शुरू की जब मैं असफलताएं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने ये सब कमियां की। हाँ। मैंने ये प्रैक्टिस कम की, और जब मैं सफल हुआ तो मैंने इतना अधिक लिखा, मॉक टेस्ट दिए, परीक्षा के पहले 3-4 महीने तक लगातार मॉक टेस्ट देता रहा। तो उससे मुझे तुरंत वही मैं जो 2 साल पहले असफल हो रहा था, वही मैं वो 2 साल पहले सफल हो गया। मैं तो वही रहा। ये जो भी स्टूडेंट जो बाद में सफल होते हैं, पहले असफल होते हैं, स्टूडेंट वही रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने भीतर कुछ परिवर्तन लाते हैं, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन लाते हैं, संकल्प में भी परिवर्तन लाते हैं कि नहीं मुझे अब करना ही है। लेकिन हार नहीं मानते कि हार नहीं मानूंगा, है ना कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर गीत नया लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता फिल्म में भी है। जब आप हार नहीं मानने का संकल्प लेते हो तो आप अपनी रणनीति पर भी विचार करते हैं। आप सीनियर्स से मिलते हैं, भाई मेरी कमी क्या है। हाँ। हम अक्सर क्या करते हैं कि लोग अपनी कमियों पर विचार नहीं करते। ट्रू। हमारी जो कमियां, हम जब तक अपनी कमी पर विचार नहीं करेंगे, उस पर लोगों को, अगर आप नहीं कर पाते तो आप अपने मित्रों को, अपने माता पिता को, अपने सीनियर्स को ये अधिकार दीजिए कि वे आपकी कमियों पर विचार करें और आपको बताएं, रेखांकित करें कि भाई आप में ये कमी है, आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाइए, आप इस तरह से पढ़िए, आप ये पढ़ रहे, ये तरीका ठीक नहीं है, आप लिख के देखिए। तो हम अपने पढ़ाई के दौरान अपने से ही सीखते हैं, और हम सीखते हैं उनसे जो पहले सफल हो चुके हैं। वो किस रणनीति से सफल हुए, आप मिलना चाहिए उन लोगों से जो पहले सफल हुए हैं, कि भाई आपकी क्या रणनीति थी, आप कैसे पढ़ते थे, किस किताब से पढ़ते थे, क्या तरीका होता था। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें शुरू में समझ में नहीं आती। जब आप असफल हो जाते हैं, आप 2-1 साल लगता है कि असफल हो गए, फिर आपको लगता है कि अब आपको उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा जो सफलता के लिए आपको ले जाती है। और ये सब सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लगी तो इन जनरल लाइफ में अप्लाई होती है कि अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको रास्ता मिल जाता होगा किसी तरह से। ढूंढ रहे हैं तो आपको रास्ता पकड़े रहना है। हाँ, आप छिटकते हैं उस रास्ते से, लेकिन आपको उसको पकड़े रहना है कि नहीं मुझे ये करना है और मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस रहना है। आप अपनी जो क्षमता है, अपनी जो योग्यता है, उसको बढ़ाते रहें। लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं हमको बढ़ाते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अलोंग दिस फेज आपके अंदर का एक राइटर भी जिंदा था। हाँ, वो होता नहीं, एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बना। डिस्ट्रैक्शन नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि ये आप काम एक कर रहे हैं, आप एक लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं, तो आपका जीवन तो चल ही रहा है। हाँ। और आपके अनुभवों का विस्तार भी हो रहा है। आपको जब आप दुखी होते हैं, जब आप असफल होते हैं, या जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आपकी विचार बढ़ता है। आपका विचार, आप विचार आपको लगता है कि ये जो विचार आ रहे हैं, इनको हम कैसे एक्सप्रेस करें। हाँ। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उस असफलता में आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं। आज आप असफल हुए, आज आपका रिजल्ट आया, आपका नहीं हुआ। हाँ। ठीक। अब इस मनस्थिति में
इस भाव में आप दुखी हैं, लेकिन उस दुख को आप प्रकट करते हैं, उसको आप डायरी में लिखते हैं। हाँ। कि आज रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये महसूस किया, क्या मैं हार जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे फिर से आगे बढ़ना है, नहीं नहीं, मुझे फिर से संकल्प लेना है, नहीं मैंने ये कमियां की थी। तो यही साहित्य है। जब आप अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी सफलता को भी, अपनी असफलता को भी अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं, फिर आप दूसरे के भी जो सुख दुख पीड़ा कष्ट ये होते हैं उसको भी आप अनुभव करना सीख जाते हैं। हाँ। तब आप एक बेहतर रचनाकार बनते हैं। अपना एक्सप्रेस तो आप कर ही रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप सफल हो गए, आप असफल हो गए, मैं सफल हो गया, आप असफल हो गए, तो मैं आपको भी अभिव्यक्त कर सकूं, ये क्षमता एक रचनाकार में होनी चाहिए कि वो दूसरे के विचारों को भी, दूसरे के भावों को भी, उनको भी अभिव्यक्त कर सके। तो साहित्य या कहें रचना प्रक्रिया जीवन के हर पड़ाव में आप स्वाभाविक रूप से आती है आपके भीतर। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि नहीं अब मैं साहित्यकार हो गया, अब नहीं, अब मैं स्टूडेंट हो गया, अब मैं नौकरी करने लगा। ये अलगाव नहीं है, एक रचना। तो एक तरह से आपको मदद ही किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ कहानियां उस दौर में भी जब हम तैयारी करते थे तब भी मैंने लिखी, कुछ कहानियां जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी लिखी। हाँ। और 12th फेल तो मैंने अभी जब मैं सर्विस में था, और सर्विस में भी हुए मुझे 10-15 साल हो गए, तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो साहित्यकार या कहें रचना प्रक्रिया कभी भी किसी कालखंड के अनुसार नहीं आती जाती कि आज आप ये हैं तो आप लिख सकते हैं, आज आप सिलेक्ट हो गए या आप नौकरी करने लगे, हाँ। या कुछ आप सेटल हो गए तो अब आप नहीं, ऐसा नहीं होता। वो भाव तो बना रहता है लिखने का। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपको 15 साल हो गए सर्विस में, और आपका तो दिन में आप रियल इंडिया से आपका इंटरेक्शन रहता है। क्या सीखा है रियल इंडिया के बारे में 15 सालों में? कैसी है रियल इंडिया, जो ग्राउंड रियलिटी में इंसान को क्या चाहता है, क्या करता है, असल में मुझे जो इंडिया कैसा है? मेरा जो काम है, तो मेरा जो संपर्क रहता है, मेरी जो सर्विस है, वो मेरा बिजनेसमैन लोगों से संपर्क रहता है। क्योंकि जीएसटी में हूँ, अब मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ जीएसटी में। मेरे संपर्क में जो नए लड़के जो कुछ नया काम करते हैं वो संपर्क में आते हैं, मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि सर मैंने ये नया काम शुरू किया है। हाँ। मैंने ये एक छोटे उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। जैसे कोई बेंगलोर की कोई कंपनी आई इंदौर में, सर मैं पान अमेजोन से पान बेचता हूँ। मैंने कहा पान बेचते हो, अमेजन से पान मैं भूल रहा हूँ कंपनी का नाम। और उन्होंने कहा हाँ, हमारा आप अमेजन से 5 पान आते हैं, 250 रुपये का उसका पैकिंग रहता है। हाँ। और वो आप अमेजन से मंगा सकते हैं। मतलब वो काम हम लोग आज के युवा को करते हुए देख रहे हैं, जो हम सोचते नहीं थे कि इस तरह का सर्विस सेक्टर डेवलप हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में, इस तरह का उद्यम पनप सकता है हमारे हिंदुस्तान में, जिसकी पहले कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। और किसी भी तरह से कई मेरे पास जो उद्योगपति या जो नए युवा लोग जो अपना काम शुरू करते हैं वो आते हैं, तो एक जज्बा मैं देखता हूँ कि वो करना चाहते हैं। हाँ। कई महिलाएं जो घर परिवार में अपना काम कर रही, पर उनको लगता नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तो नए नए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में वो लेने महिलाएं आती हैं। उन्हें कि आप क्या करें, मैं एक दवा का काम कर रही हूँ, या मैं जो अपने घर से जो ज्वेलरी का काम कर रही हूँ वो मैं भेजूँगी, या मैं टॉय बुला के बाहर से चाइना से बुलाऊँगी और मैं अपने वो अमेजन वगैरह पे और इस पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे बेचूँगी। मतलब काम करने का जज्बा और काम करने की जो जिद है वो बहुत अधिक मैंने पिछले कुछ समय में देखी है। जो जिस तरह से मैं लोगों से मिलता हूँ, तो ये परिवर्तन आया है कि लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, और वो मेहनत उनको सफल भी कर रही है और सफल होते हैं। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने 2 साल पहले किसी को कोई रजिस्ट्रेशन दिया,
और फिर मैं देखता हूँ मेरी, चूँकि हम लोगों का काम ही है कि आपने किसको रजिस्ट्रेशन दिया, उसका बिजनेस कैसा रहा, और रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा है। हाँ। तो मैं देखता हूँ कि कई लोग जो आए थे नए हाँ। नया रजिस्ट्रेशन लेने किसी एक बिजनेस पर, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, किसी ने खिलौने का काम शुरू किया है, किसी ने रेडीमेड का काम शुरू किया है, किसी ने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का ट्रेडिंग का काम किया, और वो अगले 1-2 साल बाद उनका टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखता है। हाँ। कि वो अभी तो सर हमारा शुरुआत है, महीने का हम 5 लाख का टर्नओवर करते हैं, अगले साल वो 10 लाख का हो जाता है। हाँ। अगले साल फिर देखते हैं वो 20 लाख का हो जाता है। यानी डेवलपमेंट दिखता है, ग्रोथ दिखती है। ऐसा नहीं है शुरू कर दिया बंद हो गए, कुछ बंद भी होते हैं, कुछ बंद भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो आते हैं यहाँ वो करते हैं काम, और वो हमको सबको दिखता है सामने कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आपने जो प्रश्न पूछा था कि आप नए भारत को इस तरह से देख रहे हैं, नया भारत उद्यमी भारत है, उद्यमी भारत है। और नए जो युवा हैं, जो नई महिलाएं हैं, जो अपना घर में 4 दीवारी में बंद नहीं रहना चाहती, वो घर के बाहर निकल के काम कर रही हैं, और वो बड़ा दमदारी से काम कर रही हैं। सही बात है। जब घर की महिलाएं जब वो बाहर आएंगी तो हमारा मैन फोर्स और होता नहीं पावर कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। वो पता नहीं क्यों मैं ये महसूस करता हूँ कि जो पुरुषों से ज़्यादा सीरियस और सिंसियर अपने काम में महिलाएं होती हैं, और वो बहुत मेहनत करती हैं। वो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, और आपने तो काफ़ी ट्रैवल भी किया होगा। हाँ, ट्रैवल तो खैर उतना नहीं रहता, लेकिन हाँ, लोग करते तो रहते हैं जी। कोई चीज़ जो आपने होता नहीं ट्रैवल करते करते आपके मन में आई हो, या फिर कोई आपने कोई लेसन सीखा हो ट्रैवल करते करते? देखिए, ट्रैवल करने से तो यही है कि जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं, या ट्रेन से कहीं जाते हैं, या गाँव में जाते हैं, गाँव में भी हम लोग जाते हैं, तो गाँव वगैरह में भी अब जो गांव का जो युवा था, क्योंकि मैं चूँकि हम सभी की जो बेस गांव में ही है, हाँ। गांव का युवा भी अब गांव से निकल के शहरों में जाके काम करना चाह रहा है। गांव में लोगों की कमी होती जा रही है। मैं जैसे अपने गांव में जाता हूँ, अपने आसपास गांव में, तो कहाँ है वो शोलापुर में फास्ट फूड का कॉर्नर चला रहा लड़का, वो कटनी में कर रहा है काम, वो सब नांदेड़ में है। तो हमारे गाँव के लोग भी बाहर जाके अपना बिजनेस, जिसे हम कहें, भले वो छोटा बिजनेस हो, भले वो बड़ा बिजनेस हो, पर वो कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर डेवलप हुए हैं, सर्विस सेक्टर या फूड इंडस्ट्रीज़ या दूसरे तरह के बिजनेस के, वो मुझे ट्रेवल में देखने को मिलते हैं। अब जैसे कहीं जाते हैं तो कोई फार्मा का रिप्रेजेंटेटिव मुझे ट्रेन में मिलते हैं, तो उनसे चर्चा करता हूँ मैं, कैसा काम कर रहे हो, क्या काम करते हो, किस डॉक्टर के पास जाते हो, किस तरह की दवाइयाँ आप लोग बेचते हो। तो बड़ा अनुभव विस्तार होता है उसमें लगता है कि, और दूसरा ये भी महसूस होता है कि हमारे भारत में जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस पिछले 10 सालों में या और पहले से भी चली है, वो दिखती है। वो दिखती है कि नए नए जगह के नए जो पहले नहीं सोचे थे वो काम लोग कर रहे हैं, उस तरह का प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं। तो ये अच्छा लगा। जैसा अभी आप ही जिस उसमें हैं, ईवी में, ईवी एक नया तरह का वो एक सेक्टर है जिसमें हिंदुस्तान काफ़ी आगे जा रहा है। अच्छा, जैसे आपके ऑफिस में लोग आते हैं ईवी सेक्टर वाले एंटरप्रेन्योर्स को? आते हैं हमारे ऑफिस में भी। देखिए, चूँकि मेरे ऑफिस में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी अगर है ही, देना ही है, जीएसटी है ही हर किसी पर, हर उद्योग पर या हर प्रोडक्ट पर, तो व्यक्तिगत रूप से वो नहीं आएंगे मिलने आपसे काम उनका, क्योंकि आप ऑनलाइन इतना अच्छा जीएसटी में काम हुआ है कि किसी व्यापारी को ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं। पहले जो घंटों ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन दे दो या हमारा असेसमेंट कर दो, या अभी तो आपने ऑनलाइन आवेदन किया रजिस्ट्रेशन का, अधिकारी को लगता है ऑनलाइन देख के ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसी दिन दे देता है, या 3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन का है, 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन देना। तो लेकिन परिचय के रूप में अगर किसी से मिलता हूँ मैं ईवी में, पहले लोग आते हैं मिलने, कभी कोई समस्या आती है तो ईवी बाइक के लोग भी इंदौर में जब मैं था तो काफ़ी आते थे, और तब मुझे लगता था, मैं पूछता था उनसे कि क्या है इसका भविष्य, क्या है, तब 4-5 साल पहले, तो वो कहते थे हाँ इसका भविष्य बहुत अच्छा है, और पेट्रोल तो एक ऐसा संसाधन है जो धीरे धीरे कम ही होगा, तो हमें दूसरे सोर्स पर भी जाना पड़ेगा। एनर्जी का दूसरा सोर्स हमारा ईवी हो सकता है, सोलर हो सकता है।
अच्छा, जैसे ये मैंने भी नोटिस करा कि आजकल जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इतना इजी कर दिया है ना बिजनेस करना इन इंडिया। जी। जैसे आप विद इन 3 डेज आई थिंक आप हाँ, अपना पूरा सेटअप कर सकते हो ऑनलाइन, घर पे बैठे बैठे ही ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इज टू डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस आसान हो, ऐसी कोशिश गवर्नमेंट की रहती है। और पिछले कुछ वर्षों में तो व्यापारियों के पक्ष में या उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश भी कर रहा है और केंद्र सरकार भी कर रही है। हाँ। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले लाल फीताशाही या कि भैया बहुत दिनों में नंबर आ रहा है और फिर नंबर आपका दिक्कत आ रही है। अभी मैं चूंकि अपने ही विभाग की बात करूंगा तो काफ़ी सरल हुआ है। जीएसटी जमा करना भी आसान हुआ है, रजिस्ट्रेशन लेना भी आसान हुआ है, और अगर कोई नोटिस जाते हैं तो ऑनलाइन नोटिस चला जाता है, उसका जवाब ऑनलाइन आ जाता है। डिमांड निकलनी है तो ऑनलाइन डिमांड निकल जाती है। ऑनलाइन आप डिमांड जमा कर सकते हैं, अपील ऑनलाइन कर सकते हैं, अपील की सुनवाई ऑनलाइन हो जाती है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है। और इससे व्यापारी अपना व्यापार करेगा कि आपके चक्कर लगाएगा? सही बात। व्यापारी पे समय नहीं है, वो व्यापार नहीं खराब कर सकता। अच्छा, लेकिन अलोंग दिस वे कब वो पॉइंट आया कि आपको लगा ठीक है मैं लिखता तो हूँ लेकिन अब मैं पब्लिश भी करूँगा? हाँ, लिखने का तो मैंने कहा कि जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं। हाँ। तो मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो मैं कहूँ ना लिखने की शुरुआत एक प्रॉपर कि हाँ मैं अब लिख सकता हूँ। हाँ। तो ग्वालियर में एक कादम्बनी एक पत्रिका थी, तो उसका एक महोत्सव था, कादम्बनी कहानी महोत्सव। तो मैंने सोचा मैं भी जाके उसमें लिखूंगा, और एक्सटेम्पोरल सब्जेक्ट मिलना था और उसमें आपको लिखना था। हाँ। तो मैं गया, और ग्वालियर के 15 साल से लेकर कितने भी उम्र के साहित्यकार वो लिख सकते थे कहानी। तो मैं गया तो एक विषय मिला मुझे, नारी उत्पीड़न और बिखरते परिवार। हाँ। इस पर कहानी लिखनी है। मैंने उसके पहले कभी कहानी लिखी नहीं थी, कोई कहानी नहीं लिखी थी मैंने। तो वहाँ मैंने कहानी लिखना शुरू किया और लगभग 2-2.5 पेज हो गए मेरे। मैंने कहा यार अभी आगे जा ही नहीं रही कहानी क्या करूँ? तो मैंने उसको कैसे भी करके ख़त्म करके हो गया, और उसको लास्ट में 2-3 लाइनें करके ख़त्म हो गई। और कोई बहुत बड़े साहित्यकार थे, राजेंद्र अवस्थी एक बड़े साहित्यकार, वो कॉपी चेक करने वाले थे, और लेट माधवराव सिंधिया जी उसका मुझे या वो पुरस्कार वितरण करने वाले थे। तो मुझे सेकंड प्राइज़ मिला उसमें। हाँ। 700 रुपये। फर्स्ट प्राइज़ 1000 का था, सेकंड 700 का था, थर्ड 500 का था, और 10 कॉन्सोलेशन प्राइज़ थे 100 रुपये के। तो मुझे लगा कि मैं गया कि मुझे मिले, तो सेकंड मिला। मैंने कहा इतनी अच्छी कहानी तो नहीं थी कि इसमें सेकंड मिलना चाहिए। तो जब आपके किसी काम को कोई रिकॉग्नाइज करता है, कोई महत्व देता है, कोई पहचानता है कि ये अच्छा लिखा है, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको लगता है कि ये इसमें मैं सचमुच अच्छा हूँ तो मैं आगे लिख सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने और भी कुछ कहानियाँ लिखी जो कई कुछ पत्रिकाओं में आई, और वो सब। तो फिर जब सर्विस में आ गए तो बीच में एक गैप हुआ लिखने का, कि अब सर्विस में आ गए तो फिर सोचा एक उपन्यास लिखना चाहिए, तो फिर उस उपन्यास की दिशा में मैं गया। ये उपन्यास शायद था व्हाट्सएप पर क्रांति? नहीं, व्हाट्सएप पर क्रांति हमारी कुछ 11 कहानियाँ अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी, वो उनको संकलित करके व्हाट्सएप पर क्रांति आया। उसमें एक व्हाट्सएप पर क्रांति नाम की कहानी थी, और भी 8-10 कहानियाँ और थी। हाँ। वो उपन्यास 12th फेल था, वो व्हाट्सएप की क्रांति के बाद मैंने लिखा। अच्छा, लेकिन वो कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? होता नहीं कि कहानी तो लिख लेना होता है। हाँ। वो आपके लिए ज़्यादा आसान काम होगा, लेकिन उसको पब्लिश वहाँ उस स्टेज तक लेके जाना। देखिए, पब्लिश, अब मुझे हो सकता है कि अभी इन दोनों शायद पब्लिकेशन थोड़ा आसान हो गया है। अच्छा। हाँ, अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो पब्लिश हो जाता है, काफ़ी प्रकाशक हैं। लेकिन मुझे 12th फिल्म को पब्लिश कराने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। 12th फेल जैसी कहानी को पब्लिश कराने में दिक्कत हुई? हाँ, तो मैंने एक पब्लिशर्स को अपना स्क्रिप्ट भेजी, वो अपना उपन्यास भेजा था, तो उन्होंने 2-3 महीने तक जवाब दिया नहीं। हाँ। तो फिर मुझे पब्लिश तो कराना ही थी, तो मेरे एक इंदौर में एक नियोलिट पब्लिकेशन नया शुरू हुआ था, और ये कहूँ कि वो मेरे कारण ही, और 12th फेल को उन्होंने कहा ठीक है मैं छाप देता हूँ। हाँ। एक उद्योगपति थे, हमारे मित्र भी थे यहाँ, उन्होंने कहा मैं छाप देता हूँ, मैं पब्लिकेशन मैं भी शुरू कर लूँगा। तो उस नियोलिट ने वो फिर उपन्यास छापा, 12th फेल। तो वो पहला ही उपन्यास था उनका,
तो अब उन्हें भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था कि ये चल जाएगा। इतना चल जाएगा। बट लेकिन सर ऐसा क्या, देखिए 12th फेल की कहानी तो आपने वहाँ बैठे बैठे लो आपने एक्सपीरियंस करी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा नहीं इसको लिखूंगा और इसको दुनिया तक पहुँचाऊंगा? नहीं, इतना नहीं सोचा था कि दुनिया तक। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, हाँ। एक लेखक को दुनिया के लिए लिखना भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, उसे अपने लिए लिखना चाहिए। जब वो अपने लिए लिखेगा तो वो अपने आप दुनिया तक पहुंचेगी। क्योंकि आप जो हैं, आप जो सोच रहे हैं, अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो वो दुनिया को भी अच्छी लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपके जो भाव विचार हैं, आप जो सोचते हैं वही दुनिया भी सोचती है। तो 12th फेल लिखते समय मैंने नहीं सोचा था कि ये दुनिया के लिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ। वो लिखते समय मुझे यही लग रहा था कि ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। मैंने जो अपना जीवन, अपना जो अनुभव, अपना जो तैयारी का जो था पूरा, वो जो दिल्ली में या ग्वालियर में तैयारी की, या हमारे जो मित्र थे उनसे क्या था और कैसे तैयारी की, वो अनुभव मैंने लिखने शुरू किए थे। धीमे धीमे वो एक दो साल लगे लिखने में। हाँ। तो फिर वो अपने लिए, अनुभव के लिए लिखा मैंने। बाद में अच्छा बन गया, वो छप गया, लेकिन लिखा तो हमने अपने लिए था। लेकिन बहुत बड़ी एक लर्निंग और एक मोटिवेशन दे गई ये कहानी। वो इसलिए दे गई, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग, अधिकतर लोग कुछ न कुछ एक टारगेट लेके, एक लक्ष्य लेके, एक अपनी ज़िंदगी में एक गोल लेके आगे बढ़ते हैं। किसी का काम, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपना स्पोर्ट्स में अपना कुछ मकाम बनाना चाहता है। हाँ। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अलग अलग गोल हो सकते हैं सबके, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का जो तरीका है, हाँ। जो उस रास्ते के जो कांटे हैं, जो फूल हैं, जो समस्याएं हैं, वो सबकी लगभग समान है। और 12th फेल में भी जो जर्नी है उस नायक की, मनोज की, हो सकता है कि मनोज IPS बनना चाहता हो और वो कहानी उसकी हो, लेकिन जिन लोगों ने उसको पढ़ा या बाद में जिन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने अपने आप को रिलेट किया उस नायक से कि ये मैं मनोज जैसा, मेरी ज़िंदगी भी वैसी, मेरी ज़िंदगी भी है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बनना IPS नहीं चाहता, बनना डॉक्टर चाहता हूँ, पर घटनाएं और समस्याएं और सुविधाएं और असुविधाएं सब मेरी इसी जैसी हैं। मेरे पास भी पैसे का अभाव है, मैं भी असफल हो रहा हूँ, मेरे माता पिता भी मेरे लिए कितना कष्ट सह रहे हैं, मेरे पास भी एक लड़की है जिससे मैं प्रेम करना चाहता हूँ या कर। हाँ, लक्ष्य अलग हो सकता है। मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, या मैं तो 100 मीटर की दौड़ दौड़ना चाहिए, या बैडमिंटन का प्लेयर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं वर्ग 2 शिक्षक बनना चाहता हूँ। चलिए, मैं B.Ed करके शिक्षक बनना चाहता हूँ, कुछ भी जिंदगी में करना मैं चाहूँ, पार्षद बनना चाहता हूँ। हाँ। मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता सबका एक जैसा होता है। तकलीफें उस रास्ते में जो आती हैं वो लगभग वही होती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 12th फेल से लोग रिलेट कर पाए, लोग अपने आप को जोड़ पाए। क्योंकि कभी भी कोई भी साहित्य आपको तभी पसंद आएगा जब आपको वो अपना लगेगा, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जब लगता है तब उसको पढ़ने में मज़ा भी आती है। वो जो नायक है या वो जो नायिका है, आपको लगा अरे ये तो मैं ही हूँ। हाँ। ये जो लड़की है, ये तो वो है जो मेरे से जुड़ी हुई है, या मेरी प्रेमिका है, या मेरी परिचित है, या मेरी, ये तो वैसी ही बात कर रही है। तो वो मुझे लगता है कि 12th फेल के साथ हुआ। और फिल्म चूँकि अधिक लोगों तक पहुँची, हाँ। तो वो लोगों को अधिक रिलेट कर पाए।